नमस्कार दोस्तों। आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मेरी सीरीज़ चल रही थी, उसका तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक MCQs आपको करवा दूँ। 111 MCQs आपके लिए डाले हैं, उसका ये आखिरी वीडियो है। अधिक से अधिक इसको बार बार देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो देखते हैं, 68 क्वेश्चन पहले मैंने करा दिए हैं और ये 68A का पहला ये क्वेश्चन है, थर्ड सीरीज का पहला क्वेश्चन है। बंधक विलेख पर बंधककर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, बंधकदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं या दोनों के हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं है, केवल एक पक्षकार के हस्ताक्षर पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 69 क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण बंधक में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बंधककर्ता ऋण की वापसी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती है, बंधक संपत्ति का आधिपत्य अंतरित नहीं होता है, भुगतान न होने की दशा में बंधकदार को संपत्ति विक्रय करने का हक होता है। तो सत्य नहीं है ये देखना है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 70, सशर्त बंधक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिखावटी विक्रय। नंबर बी, बंधक शर्त का विलेख के साथ होना, बंधकदार को बंधक संपत्ति की जब्ती का अधिकार होता है, बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही होगा, यानी यही कथन सत्य नहीं है, बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। इसमें यह होता है कि बंधक को अधिकार नहीं होता है, तब यह कथन जो है सत्य होता, तो यही कथन सत्य नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंधक की नहीं है? कब्जा देना अनिवार्य है, जब्ती या विक्रय का अधिकार होता है, रजिस्ट्री आवश्यक है, एक संपत्ति को एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के पास भोग बंधक नहीं रखा जा सकता है। तो भोग बंधक की मियाद नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है सही है, यही इसकी विशेषता नहीं, जब्ती या विक्रय का अधिकार होता है, यही इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, भोग बंधक एवं पट्टे में अंतर किस आधार पर किया जाएगा? क्या ब्याज निर्धारित है? क्या मोचन का अधिकार स्पष्टता सुरक्षित रखा गया है? क्या कोई स्पष्ट संविदा है? उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी के द्वारा। भोग बंधक में बंधकदार को बंधक धन की लेने के लिए कौन सा उपाय है? बंधक संपत्ति से किराए के रूप में बंधक धन प्राप्त करने का अधिकारी, बंधक संपत्ति के विक्रय करने का अधिकारी, उपयुक्त दोनों उपाय कर सकता है, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सही है, के लिए यही उपाय है, बंधक संपत्ति के किराए के रूप में बंधक धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है, यही जो है ऑप्शन, यही उसका उपाय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 74 पे आते हैं, विलक्षण बंधक का लक्षण है पंजीकरण आवश्यक है, पंजीकरण आवश्यक नहीं है, पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तो इसमें देखते हैं, तो विलक्षण बंधक का लक्षण है पंजीकरण अति आवश्यक है और संपत्ति का अधिपत्य दिया जाता है और अधिकार विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, पूर्व बंध का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पंजीकरण अति आवश्यक है, विलक्षण बंधक में ये लक्षण है। मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार है, बंधकदार का अधिकार है, दोनों में से किसी का ही नहीं। बंधककर्ता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंधककर्ता का अधिकार है। बंधक धन को चुकाने के बाद बंधककर्ता को अधिकार है बंधकदार से संबंधित बंधक के दस्तावेजों को वापस लेना या बंधक संपत्ति का कब्जा वापस लेने का, या उपयुक्त दोनों अधिकार प्राप्त हैं, उपयुक्त दोनों अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो बंधक धन पूरा अदा कर दिया गया हो, दूसरा शर्तों का ठीक व उचित स्थान पर पालन किया गया जबकि उसने न्यायालय में बात प्रस्तुत कर दिया हो, उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे, आ ने अपना होटल बा को जो शराब का निर्माता था के पास बंधक रखा। बंधक शर्त थी कि बा से आ उस परिवार में बनने वाली बियर उस 5 वर्ष की अवधि में खरीदता रहेगा जो प्रतिभूति की अवधि थी। आ ने 2 वर्ष बाद बियर खरीदना बंद कर दिया तथा होटल के मोचन का दावा कर दिया, तो क्या सही है?
आ को ऐसा करने का अधिकार है, आ को अन्य स्थान में से शराब लेने को रोका जाना चाहिए, दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं। तो आ को अन्य स्थान से शराब लेने के लिए रोका जाना चाहिए। 79 मोचन के अधिकार की संपत्ति किस ढंग से संभव है? न्यायालय की डिग्री द्वारा, बंधक के पक्षों द्वारा, सरकारी जब्ती के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा जो है होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मोचन पर अवरोध का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, जो है बंधक गृहीता का सदैव ही कब्जा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एकीकरण का सिद्धांत आधारित है नेमोडेट कोड नॉन हैबिट पर। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट टू इक्विटी पर, या कई प्रॉपर एस टेम्पोर परसिटी एक्ट जूरे पर, या उपयुक्त सभी पर। तो इसमें बी होगा, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट टू इक्विटी पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 82 पे आते हैं, बंधककर्ता पर किस स्थिति में अभिवर्त देने का दायित्व होगा? जहाँ संपत्ति में सुधार बंधकदार के व्यय पर हुआ हो, जहाँ प्रतिभूत अपर्याप्तता को रोकने के लिए ली गई हो, लोक सेवक या लोक अधिकारी की वैध आज्ञा के अधीन दी गई हो, या उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी में। बंधककर्ता के कौन से अधिकार हैं? पट्टा करने की शक्ति, बंधक संपत्ति में अभिवृत्त प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्यक्षकर्ता मोचक का अधिकार, यानी सभी अधिकार प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। पूर्वबंध अधिकार है बंधककर्ता का, बंधकदार का, अन्य तीसरे पक्षकार का, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 85 पर आ जाइए। सॉरी, पूर्वबंध का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब बंधक राशि देय हो गई हो, जहां न्यायालय ने डिग्री प्रदान कर दी हो, जहां बंधक धन जमा नहीं कराया गया हो, उपयुक्त सभी में। तो यही है, उपयुक्त सभी में, यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा कथन सत्य है? अंशदान वास्तव में क्रमबंधन का दूसरा रूप है। इस सिद्धांत का आधार न्याय साम्यवस्थितिविवेक है। अंशदान का दावा उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि पूर्णबंधक ऋण पूरा ना हुआ हो। उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 87, प्रत्यासन का तात्पर्य है एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का आना, बंधककर्ता तथा बंधकदार की स्थिति का एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना। उपयुक्त दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का आना। अगला 88, प्रत्यासन का अधिकार किसको नहीं है? सहबंधककर्ता को, गिरवी रखने वाले व्यक्ति को, ऐसा जो बंधक संपत्ति में हित रखता है, या उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी, गिरवी रखने वाले व्यक्ति को प्रत्यासन का अधिकार नहीं है। 89, प्रत्यासन के बाद कौन सा प्रभाव पड़ेगा? मोचन करने के बावजूद भी हित प्राप्त होगी, पूर्वबंध का अधिकार मिलेगा, विक्रय का स्वतः अधिकार प्राप्त होता है, उपयुक्त सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होंगे। प्रत्यासन कब उत्पन्न होगा? पूर्ण मोचन पर, जहां व्यक्ति बंधक ऋण संविदा के आधार पर करता है, अदायगी स्वेच्छा से की जाती है, उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यासन कब उत्पन्न होगा? पूर्ण मोचन पर उत्पन्न होता है। तो 91 इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 91, क्रम बंधन का तात्पर्य क्या होता है? प्रतिभूत को इस प्रकार से रखना है जिसमें ऋणदाताओं के दावों को निर्णीत नहीं किया जा सके, ऋणदाताओं के दावे को आसानी से निर्णीत किया जा सके, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, ऋणदाताओं के दावों को आसानी से निर्णीत किया जा सके। भार के आवश्यक तत्व हैं अचल संपत्ति का होना, प्रतिभूत की अदायगी, प्रतिभूत बंधक के रूप में नहीं हो, या ए बी सी। तो ए बी सी यानी उपरोक्त सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भार का सृजन किन प्रकारों में हो सकता है? पक्षकार के सहयोग द्वारा, पक्षकारों के कार्यों द्वारा, विधि की प्रक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या बी और सी दोनों। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है, चूंकि ऑप्शन नंबर ई नहीं होता है,
आप ये सभी बी और सी यानी बी और सी पक्षकारों के कार्यों द्वारा और विधि की प्रक्रिया द्वारा जो है भार के सृजन के प्रकारों में हो सकते हैं। 94 अधिनियम के तहत पट्टे के बारे में प्रावधान किस पर लागू नहीं होता? खेती संबंधी भूमि पर, किराया नियंत्रण के संबंधों में जो पट्टा हो, उपयुक्त दोनों पर, सभी प्रकार के पट्टों पर लागू होता है। तो उपयुक्त दोनों पर जो है लागू नहीं होता है। 95 क्वेश्चन नंबर 95 है, पट्टे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अंतरण की अवधि निश्चित या शाश्वत काल के लिए होना चाहिए। यह पट्टा स्वयं को भी दिया जा सकता है। यही ऑप्शन गलत है, बी पर टिक कर लीजिएगा। 96 अधिनियम में किस प्रकार के पट्टे का उल्लेख है? निश्चित अवधि वाला पट्टा, सामयिक पट्टा, शाश्वत काल का पट्टा, उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का जो है वर्णन किया गया है अधिनियम में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इन सभी प्रकार के पट्टों के बारे में वर्णन किया गया है। पट्टे में सूचना कब वैध मानी जाएगी? पट्टे में सूचना कब वैध मानी जाएगी? सूचना लेखबद्ध होनी चाहिए, पट्टाकर्ता के सूचना पर हस्ताक्षर होने चाहिए, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा। 98 यदि पट्टे की शर्त में पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है तो मासानुमासी पट्टे की समाप्ति की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होगी? 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 दिन। यदि पट्टा क्वेश्चन नंबर 99 यदि पट्टा वर्षी है तो उस पट्टे की समाप्ति की सूचना कितने वर्ष समय पूर्व देनी होगी? 30 दिन, 2 माह, 4 माह या 6 माह? तो 6 माह पूर्व देनी पड़ेगी। धारा 106 के अंतर्गत नोटिस संपत्ति के सहस्वामी द्वारा दिया जा सकता है, संपत्ति के सभी सहस्वामियों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, सभी सहस्वामियों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, किसी भी हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। उत्तर नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा 106 के अंतर्गत नोटिस इस संपत्ति के सहस्वामी द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिए। 100 क्वेश्चन नंबर 100 पट्टे की समाप्ति की सूचना देना कब अनिवार्य नहीं है? यदि पट्टे का सृजन न्यायालय की डिक्री से हुआ हो, पट्टेदार ने पट्टाकर्ता का स्वामित्व मानने से इनकार कर दिया हो, उपयुक्त दोनों। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। पट्टे का रजिस्ट्रेशन कब आवश्यक है? जब पट्टा वर्षी हो व 1 वर्ष की अवधि के लिए हो, ऐसे पट्टे जिसका कि वार्षिक किराया आरक्षित किया गया हो, उपयुक्त सभी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। विनिमय के लिए आवश्यक नहीं है स्वामित्व की अदला बदली, दोनों अंतरण एक दूसरे के एवज में हो, दोनों वस्तुएं मुद्रा में होनी चाहिए, विक्रय धन के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यही आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएं मुद्रा के रूप में कैसे हो सकती हैं, तो यह विनिमय आवश्यक नहीं है। कौन सा कथन? यही ऑप्शन जो है, ये जो है विनिमय के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएं मुद्रा में होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी पर टिक कर लीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं लेकिन जल्दबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इस पर जो है ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 103 103 पर देखते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की गारंटी देता है। नंबर बी, विनिमय यदि चल संपत्ति का है तो रजिस्ट्री कतई आवश्यक नहीं है, पक्षकारों को विनिमय वस्तु के बारे में बताता है और पक्षकारों को विनिमय वस्तु के बारे में बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? विनिमय यदि चल संपत्ति का है तो रजिस्ट्री कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है। रजिस्ट्री बिल्कुल आवश्यक है। तो इसमें लिखा हुआ विनिमय यदि चल संपत्ति का है तो रजिस्ट्री कतई आवश्यक नहीं है, तो रजिस्ट्री आवश्यक है। तो यही कथन सत्य नहीं है, तो यही कथन सत्य नहीं है, टिक कर लीजिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि संपत्ति चल है तो रजिस्ट्री कतई आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। यदि दान पत्र का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो दान शून्य होगा, बी उसको वापस लिया जा सकेगा, अवैध होगा, ना शून्य होगा और ना ही वापस लिया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 105 105 पे आते हैं, जिस दान में वर्तमान व भावी दोनों संपत्ति समाविष्ट हो तो ऐसा दान शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य करणीय होगा, भावी संपत्ति के विषय में शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 106, एक व्यक्ति एक संपत्ति से आ बा सा को दान करता है कि उसकी संपत्ति में प्रत्येक को 1/3 1/3 हिस्सा प्राप्त हो, आ दान स्वीकार नहीं करता है तो संपूर्ण दान निःशूल होगा, आ के हिस्से का दान शून्य होगा और शेष दान वैध होगा। संपूर्ण दान अवैध होगा क्योंकि दान एक ही संपत्ति का उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल, क्योंकि आ जो है दान स्वीकार नहीं कर रहा है, बाकी तो जो है स्वीकार कर रहे हैं, तो आ के हिस्से का दान शून्य होगा और शेष दान जो है वैध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल इतना अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, बा को आ 1 लाख रुपए बा की अनुमति से अपना यह अधिकार सुरक्षित रखते हुए देता है कि वह उस 1 लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब चाहे वापस ले लेगा तो संपूर्ण दान अवैध होगा, संपूर्ण दान वैध होगा, 90,000 रुपये तक बारे में दान वैध होगा और 10,000 रुपये के बारे में शून्य होगा। ऊपर जो क्वेश्चन था 107 वैसा ही क्वेश्चन जो है यह भी है, लेकिन इसमें ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि उसमें बताया गया था कि आ के हिस्से तक का दान शून्य होगा और शेष जो है दान जो है वैध होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का जो है ऑप्शन इसमें भी दिया गया है कि यह इन्होंने यहाँ पर भी यही बताया है, ये जो है इन्होंने दिया है, नीचे भी यही इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो इसमें भी जो है 90,000 रुपये तक का जो दान है वो क्या होगा, वो जो है वैध होगा और 10,000 रुपये तक का जो दान है वह शून्य होगा, क्योंकि 10,000 रुपये वो कह रहा है जब चाहे तब वापस ले लेगा। तो 10,000 रुपये तक का जो दान है वो शून्य होगा और 90,000 रुपये तक का दान जो है वो क्या होगा, वैध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 108 सर्वस्व अदाता कहलाता है जिसको संपूर्ण संपत्ति सारे भारों व ऋणों सहित दान में दे दी गई हो। बी ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ दान के लिए संपत्ति दी गई हो, जैसे मंदिर, और तीसरा ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो दानदाता को ना जानता हो और ना ही दान को स्वीकार कर ले। तो उसमें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए बिल्कुल सही होगा। सर्वत्र दाता कहलाता है जिसको संपूर्ण संपत्ति सारे भारों व ऋणों सहित दान में दे दी गई हो। ठीक है, दान में दी गई हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ए पर टिक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 109, अनुयोज्य दावे का क्रय विक्रय कौन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही सही हैं, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। अनुयोज्य दावा भी एक ऐसा एक लास्ट चैप्टर है, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखें। इस एक्ट में लास्ट चैप्टर दिया गया अनुयोज्य दावे, तो इसको भी ध्यान से देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, अनुयोज्य दावा नहीं है, क्या नहीं है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना, डिक्री, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 111 यानी 111 क्वेश्चन नंबर सूची ए सूची बी को सुमेलित कीजिए। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ठीक है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम यानी पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा और चौथे का डी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14 में है, निर्वचन का सिद्धांत 35 में है, भाग्य पालन 53 का में, पट्टे की समाप्ति की नोटिस 106 में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि सूची ए का पहला धारा 114 ही होगा, बी में निर्वचन का सिद्धांत 35 में, भाग्य पालन 35 53 का में है और पट्टे की समाप्ति की नोटिस जो है 106 में दी गई है।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, यानी पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। ठीक है, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। धन्यवाद मित्रों, दोस्तों। यदि मेरे वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से सहायक हैं तो इन्हें लाइक कर दें, कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगला वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं, सेक्शन से रिलेटेड जो है वीडियो डालूँगा, उस पर भी वो आने वाला वीडियो है। ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी क्वेश्चन आपके लिए मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप रिवीजन कर सकें। और लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके, कॉन्फिडेंस बढ़ चुके। धन्यवाद। और हाँ, आज का क्वेश्चन आपके लिए है, पट्टे का प्रावधान, इस एक्ट में पट्टे का प्रावधान किस चैप्टर में दिया गया है और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे कि पट्टे का प्रावधान जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किस चैप्टर में पट्टे का प्रावधान किया गया और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।